वेलकम टू लीगल लेंस। मेरा नाम है आदित्य और आज की इस क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, काइंड एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी कंट्री का, उसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं बनाया जा सकता है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन और किसी अन्य लॉ के बीच में अगर कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उन सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज प्रिवेल करेगा। याद रखिएगा, ऑलवेज प्रिवेल करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ग्रैंड नॉर्म भी कहा जाता है। ग्रैंड नॉर्म किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये हांस केल्सन ने कहा था अपने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक सिस्टम में जो लॉज होते हैं वो एक हायरार्कियल ऑर्डर में होते हैं, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसमें कि हर एक लॉ जो है वो अपने सक्सेसिव लॉ से क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को डिराइव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पिरामिड है तो उसमें क्या है, L1, L2 एंड L3 अलग अलग लॉज हैं। L3 जो है वो अपनी अथॉरिटी L2 से डिराइव कर रहा है एंड L2 जो है वो अपनी अथॉरिटी L1 से डिराइव कर रहा है एंड फाइनली जो L1 है वो किससे अपनी अथॉरिटी डिराइव कर रहा है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसीलिए हम लोग इसको ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, यानी फंडामेंटल नॉर्म। ये सबसे बेसिक नॉर्म है, सबसे बेसिक रूल है जिससे हर एक लॉ जो है वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा क्या है, सोर्स ऑफ पावर है। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट का, उसके पावर का जो स्रोत है वो कौन है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। हम फर्दर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम सिटीजन्स हैं उन्हें भी ये क्या करता है, कुछ राइट्स देता है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरीके के होते हैं: रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन करके इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। तो अब हम समझते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके नाम से कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो लिखे हुए हैं और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो लिखे हुए नहीं हैं। पर इसका जो रियल मीनिंग है वो ये बिल्कुल भी नहीं है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि क्या करते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में कंटेन करते हैं। यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने कोडिफाई कर दिया है, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं विच डू नॉट कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन अ सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, rather the source of constitutional provision is vested in different sources such as judicial decision, customs and conventions। कहने का मतलब ये है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में नहीं बनाया गया होता है, बल्कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुए हैं बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन में। जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अलग अलग जुडिशियल डिसीजंस में मिल जाएंगे, कस्टम्स में मिल जाएंगे, कन्वेंशंस में मिल जाएंगे। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस्ट एग्जांपल हमारा यूएसए एंड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए एक स्पेशल रिजिड प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। ये सिंपल किसी भी प्रोसीजर से अमेंड नहीं हो सकते हैं, यानी इसमें अमेंडमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वेयर एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस आर दोज कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको हम लोग सिंपल मेथड्स को यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। समझते हैं फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है जहाँ पे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। जैसे एग्जांपल हमारा क्या है, यूएसए। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके पास खुद के अपने अपने पावर्स होते हैं एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अपने स्फीयर में खुद के लिए एक्ट करने के लिए दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं।
वेयर एज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है जहाँ पे जो पावर होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स हैज़ टू एक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है और स्टेट्स को जो है सेंटर की सुपरविजन और उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ता है। जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जांपल हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जांपल हो जाएगा यूएसए का। चलिए अब हम समझते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है कि अनरिटन है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है या फेडरल है या यूनिटरी है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले रिटन है या अनरिटन है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इसको बनाया गया था बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इसको बना करके तैयार किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949 को एंड इसको जो इन्फोर्स किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को जो है इन्फोर्स किया गया था 1950 में। तो देयरफॉर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो हमने देख लिया था कि रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन होते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिनमें अमेंडमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें एक स्पेशल प्रोसीजर को ऑप्ट करना पड़ता है फॉर अमेंडमेंट। वेयर एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनको अमेंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, एक सिंपल प्रोसीजर से भी ये अमेंड हो सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ही कम्प्लीटली रिजिड है ना ही कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है, ये एक ब्लेंड है ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें कुछ प्रोविजंस जो हैं उनको हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से भी हम लोग अमेंड कर सकते हैं एंड कुछ प्रोविजंस जो हैं उनको हम लोग स्पेशल तरीके से उनको हमें अमेंड करना पड़ता है, उनको चेंज करना पड़ता है। अब आते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है। तो हमें ये समझने के लिए कि फेडरल है या यूनिटरी है हमें ये समझना होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या होते हैं और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या होते हैं। एक फीचर तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। इनके एक और भी कई फीचर्स होते हैं, पहले हम लोग उसको देख लेंगे एंड फिर हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी है। हैं फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहला है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सेकेंडली जो फेडरल गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर होता है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ। फर्दर जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिटन होते हैं एंड वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एंड जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी होता है, या कह सकते हो कि रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कि जो लॉ है वो अबव होता है और जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करती है। अब बात करते हैं हमारे फीचर्स ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी से हमारा जो दूसरा जो फीचर है वो भी क्लियर हो जाता है कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं या स्टेट के गवर्नमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर जो हमारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, यानी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा थ्रू आउट द कंट्री एंड इसी के वजह से क्या होता है कि यूनिफॉर्म लॉ लेकर के हम आ पाते हैं इन अ टेरिटरी, इन अ गिवन टेरिटरी, यानी कि जो हमारे स्टेट्स होंगे उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो कि पूरे के पूरे कंट्री पे लागू होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कि जो हमारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी उनमें चेंजेस लाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। फर्दर हमारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो चलिए अब स्लाइड से समझने का कोशिश करते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, वो फेडरल है या यूनिटरी है। तो देयर इज़ अ लॉन्ग डिबेट अमंग द जूरिस्ट वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी, यानी कि काफ़ी एक अच्छा खासा जो है वो जूरिस्ट के बीच में काफ़ी डिबेट हो रखा है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी। मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका कहना था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। वो कहते थे कि ऑल्दो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सच प्रोविजंस व्हिच एम्पावर द सेंटर टू फ्रीज द फ्रीडम ऑफ स्टेट येट इट इज फेडरल। उनका मानना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसे प्रोविजंस कंटेन करता है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ऐसे कुछ पावर्स हैं जो कि कुछ सिचुएशंस में स्टेट के फ्रीडम को कटेल कर सकते हैं। इसके बावजूद उनका मानना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है।
इन द ओपिनियन ऑफ प्रोफेसर केसी वियरे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। केसी वियरे ने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग ही अप्रोच से जो है वो देखा था। उन्होंने कहा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा क्वासी फेडरल है, यानी कि ये पार्शियली फेडरल है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि इट इज़ अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रेदर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ऐसा है कि उनका मानना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिटरी स्टेट ऑफर करता है जिसमें कि कुछ फेडरल फीचर्स जो हैं वो हैं, रेदर देन कि एक फेडरल स्टेट है जिसमें कि कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं। उनका मानना ऐसा था। प्रोफेसर जेनिंग्स का कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फेडरेशन है जिसमें कि एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स तो है, एक फेडरेशन ऑफ स्टेट तो है, बस इसमें जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ठीक है, पहली बार इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल्ली फेडरल नहीं है, ठीक है, मतलब कि उन्होंने भी थोड़ा सा अप्रोच ऐसा रखा था कि केसी वियरे जैसा अप्रोच की क्वासी फेडरल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर सुब्बाराव जो थे, डॉक्टर जस्टिस सुब्बाराव, उनका ऐसा मानना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा क्या है, फेडरल है। फिर इनके ही ओपिनियन को जस्टिस बेग इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में एंड जस्टिस मदन इन द केस ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली में 1986 में सुब्बाराव जस्टिस के जो ओपिनियन थे उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उनका मानना भी ऐसा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। फाइनली ये जो डिस्प्यूट था वो सेटल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन द केस ऑफ एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जो थी वो ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर ऐसी ही वीडियोज़ और चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, किसी स्पेसिफिक मैटर पे चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।